नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 42 अध्याय मैं आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ और 43rd यानी 43वें अध्याय की आज बारी आ गई है। 42वें अध्याय में क्या हुआ बताना जरूरी है। 42वें अध्याय में हमने देखा कि प्रेमचंद जी ने होरी की बिगड़ती स्थिति को और एक दर्जा आगे जाकर बयान किया, जहां पर होरी को खेतों में बुआई करने के लिए मजदूर नहीं मिले। बैल उनके पहले ही जा चुके हैं दोनों, और इतनी स्थिति विकट स्थिति हो गई है अकाल जैसी होरी के लिए, क्योंकि मजदूरों को देने के लिए होरी के पास पैसे नहीं है और बैल है नहीं उनके पास। तो कुल मिला के खेती किसानी इस बरस कुछ हो ही नहीं है। हालत ये आ गई है कि प्रेमचंद जी ने उसमें लिखा है कि सोना जो है वो अपनी चाची के यहाँ जाकर के चुपके से रोटी और साग खा के आती है। उसको पता है कि उसकी माँ धनिया को ये पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्वाभिमानी महिला है। तो ये स्थिति आ गई है होरी के यहाँ कि दाने दाने को मोहताज हो चुका है परिवार। होरी सब कुछ देखते हुए भी बेबस है, कुछ करने के लिए उसके पास है नहीं। लेकिन पंडित दाता दीन एक बार फिर से प्रकट होते हैं अपनी कुटिल चालों के साथ, और बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि कृत्रिम सौहार्द दिखाते हुए और सहृदयता दिखाते हुए उससे कहते हैं कि मैं तो घर का हूं और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और वो कुल मिला के एक ऐसा सौदा पेश करते हैं होरी के सामने कि ऐसा करते हैं कि तुम्हारे खेत तब न पड़ती रहेंगे, मतलब खाली नहीं रहेंगे, अगर मैं बुआई का तुम्हारा इंतजाम करा दूं और आधा अनाज तुम दे दो। होरी बहुत मन ही मन फिर से दुखी होता है। उसे पता है कि बैठे बिठाए खाली जिसको कहते हैं कि बिना कुछ किए धरे दाता दीन जो है वो आधा अनाज ले जाएंगे। लेकिन उसको ये सौदा ठीक लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ तो आएगा घर में, कुछ तो पैदावार होगी, अनाज आएगा खेतों की बुआई के बाद और जुताई के बाद, जिसमें दाता दीन के सहयोग लेने के लिए वो राजी हो जाता है। इसी क्रम में दाता दीन का लड़का जो है माता दीन, जिसको दिखाया है प्रेमचंद जी ने, युवक है, ऑलरेडी एक दलित महिला को या लड़की को वो घर में रखे हुए है, जो कि बहुत ज्यादा विवाद का विषय है। लेकिन प्रेमचंद जी ने तगड़ा व्यंग किया है उन पंक्तियों में, और कई मर्तबा हमें पिछले अध्यायों में ही देखने को मिला है कि चूंकि पंडित दाता दीन रसूख वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनके मुंह पे कोई कुछ नहीं कह पाता। मतलब एक ही जैसी घटनाएं दो जगह हुई हैं कि हुरी का बेटा जो है गोबर, वो जब झुनिया को ले आया तो जाति बहिष्कृत कर दिया गया, उसको दंड दिया गया, उसके परिवार को सारी तरीके के उसको दंड दिए गए और बाकायदा लगान वसूला गया इस बात के लिए, ये सजा दी गई उसको कि उसने अपराध किया है, उसने एक लड़की को ला करके अपने घर में रख लिया है। यही काम दाता दीन के लड़के माता दीन ने किया है। उससे कोई कुछ नहीं कहता, पीछे बातें होती रहती हैं, लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई वाली कहावत चरितार्थ होती है कि वो समर्थ हैं। दाता दीन बहुत लोगों को सूद पे पैसा देते हैं और अच्छी खासी स्थिति है गांव में, इसलिए उनके इस आचरण को लोग दबी जुबान से कह के रह जाते हैं। लेकिन इतना किसी में साहस नहीं है कि होरी की तरह उनकी भी क्लास ले ली जाए और उनको जो है सामाजिक रूप से इसके लिए उनको जो है जिम्मेदार ठहराया जाए इस अनाचरण के लिए। दूसरी चीज ये हुई, दो ही चीजें हुई थी 42वें अध्याय में, कि माता दीन आने लगा है। चूंकि वो खेतों का मसला हो गया है, आपस में तय हो गया है, होरी और माता दीन दाता दीन करेंगे, तो माता दीन उनका चूंकि लड़का है तो वो कुछ अनाज लेने रखने इसकी प्रक्रिया में वो होरी के घर आने लगा है। और वो झुनिया को देखता है। झुनिया आपको याद होगा कि गोबर की ब्याहता तो नहीं है, लेकिन अब गोबर के बच्चे की माँ है और वो वहीं रह रही है, जिसको धनिया ने पूरे साहस से शरण दी हुई है अपने घर में और पूरे गांव से लोहा लिया हुआ है इसी क्रम में। तो पंडित माता दीन जो हैं वो झुनिया को देख करके, और जिस तरीके का उन्होंने बखान किया है, जो पंक्तियां अगर आपको याद हो, तो वो पूरा जिसको कहते हैं ना कि एक चुग्गा फेंकने वाला कॉन्वर्सेशन प्रेमचंद जी ने लिखा है कि कैसे वो कहते हैं कि तुम्हें खराब नहीं लगता, तुम्हारा पति छोड़ के चला गया, पति भी नहीं
और तुम कैसे यहाँ रह रही हो, मतलब कुल मिला के माता दीन जाल फेंकते हैं। फिलहाल तो झुनिया नहीं फंसती दिखाई दी है उसमें और बल्कि जो रूपा है उसकी ननद है, होरी की बेटी है, वो आकर के आपत्ति दर्ज करती है कि ये अच्छा आदमी नहीं है और इसको घर में नहीं आने देना है क्योंकि अच्छा आदमी नहीं, और अगली बार वो आएगा तो मैं दुत्कार दूंगी। उसके बाद अंत में छोटा सा एक सॉफ्ट सा ननद भाभी का कॉन्वर्सेशन वार्तालाप था कि बूढ़े से ब्याह करोगी और कि जवान से करोगी। ये झुनिया और रूपा का बहुत सॉफ्ट सा और लाइट नोट वाला एक वार्तालाप था, वहां पे खत्म हो गया था। 43वां अध्याय 43rd चैप्टर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस साल इधर एक शक्कर मिल खुल गई थी। उसके कारिंदे और दलाल गांव घूम घूम कर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले रहे थे। यह वही मिल थी जो मिस्टर खन्ना ने खोली थी। एक दिन उनका कारिंदा गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भावताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव ऊख बेचने के लिए राजी हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो कोई परवाह नहीं है। तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे डर था कि माल न पड़ेगा, और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी, इससे एक मामूली गोई तो आ ही जाएगी। लेकिन महाजनों का क्या करें। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए तो सूद भर को भी न होंगे। ऐसी कोई जुगत न सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ आ जाए और किसी को खबर ही न हो। जब बैल घर पे आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वो सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है कि मंगरू और दातादीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक आएगी होरी काका। होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है। और लोग भी इसी तरीके की उड़नघैया बताते थे और किसी पर विश्वास नहीं था। झिंगुरू सिंह की सभी ऋणिया थे, ऋणिया मतलब उनके ऋणी थे, और सबकी इच्छा थी कि झिंगुरू सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका सब हजम कर जाएगा और जब दूसरे आसामी रुपए फिर मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरू को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों उसके बाल बच्चे नहीं है क्या। होरी का आप कोमल हृदय देखिए, मतलब वो पिसता रहता है इन सब प्रताड़नाओं के बीच में, लेकिन उसके दिल से कभी कोई उसके मुंह से खराब शब्द नहीं निकलता। बस वो धनिया पे शेर हो पाता है। यहाँ पे भी आप देखिए कि उसने कहा कि उसके बाल बच्चे नहीं है क्या, जो तुम ऐसी, तो बहुत बहुत ही अच्छा किरदार रचा है प्रेमचंद जी ने। उसके बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को, वो 2-2 महरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक रूखी रोटी भी मैसर नहीं होती। सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर में आने नहीं देगा। मेरी तो हालत और खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम नहीं चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख धोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाएगी जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तौल दे, दाम पीछे दे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे कि अभी रुपए नहीं मिले हैं। होरी ने विचार कर कहा, झिंगुरू सिंह हम तुमसे कई गुना चतुर हैं। शोभा, होरी ने कहा कि झिंगुरू सिंह हमसे तुमसे बहुत ज्यादा चतुर है। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से सीधे रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजन कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा ने निराश होकर कहा, न जाने इन महाजनों से कब गला छूटेगा या छूटेगा भी कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना है, मोटा झोटा खाना है, मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, पर वो यहाँ पर वो भी नहीं सदता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की बार चमका दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पे राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झुमरी कहां तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी के हाथ पांव जोड़ लो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे रहना तो कायरता है।
फंदा जकड़ जाए तो गलासे पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर नीलाम करा दे नीलाम। मैं चाहता हूँ हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखे मरने दे, लात खाने दे, पैसा भी उधार न दे, लेकिन पैसा वाला उधार न दे तो सूद कहाँ से पाए। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमसे कुछ सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दांव पात देकर ले आएंगे, बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू कर दी। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेके पहुंच गया। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, बनिया, सोना सब खेत में जा पहुंची। माफ कीजिएगा, धनिया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सब खेत में पहुंच गए। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूल बांध रहा था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरूसा, तीसरी से दाता दीन और पटेश्वरी झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने के झुमके, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंग लगाए आके बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ तुम उतना ही शेर होते जाते हो। 2 साल से एक ढेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के ही हो गए। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दे देंगे। न गांव छोड़कर भाग रहा हूं, न इतनी जल्दी मौत आएगी। खेत में खड़ी ऊख रुपए तो नहीं देगी ना। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नियत खराब हो गई है तुम्हारी, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए, तब स्टाम्प लिखा गया था। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सगुआई नियत तो कभी खराब नहीं की और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूं, जो चाहे कर लो। सगुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं दी थी। 3-3 साल हो गए हैं, न सूद न ब्याज, मगर यह न समझना तुम रुपए हजम कर लोगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे से ही वसूल करने ला। नहीं, 1-2 साल आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब कर लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमादार, बेईमान, लेने की बेर तो तुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो, घर बिकवा दूंगा, बैल बदिए नीलाम करा दूंगा, वगैरह वगैरह। शोभा ने फिर छोड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे जिसके 300 हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो अपने आप ही बढ़ेंगे। पहले कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो दिए थे ना। कितने दिन हुए ये भी तो देख लो, 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौरी बिरौरी करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरू सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आधा मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर 7-8 चक्कर लेती थी और एक नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेता था। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम कर झिंगुरू सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरू सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलते जाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल कर लेते थे और अपना पावना काटकर आसामी को दे देते थे। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की नहीं सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था और उनका भी यही हुक्म था। होरी को 120 रुपए मिले, उनमें से झिंगुरू सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह भी तुम ही रख लो, मेरे लिए तो मजूरी बहुत है। झिंगुरी ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कहा, लो ये फेंक दो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाएं और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डाल के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने दिए देता हूं, नहीं एक ढेला भी न दूं। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे पड़े और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा,
होरी ने जाकर 2500 रुपए उनके हाथ पे रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वे बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेर लिया। शोभा बदल पड़ा, बोला मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा था कि ऊख बेचकर रुपए दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं दिए? सब लोगों को तो दिए हैं। हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, ये जो कुछ है वो बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर आज ही, हाँ अभी जितनी चाहे बहस कर लो, एक रपट में जाओगे 6 महीनों को, पूरे 6 महीने को, एक न दिन बेस न एक दिन कम। ये जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज्य है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और हीरा कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया था। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमते चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारा का सारा ले लिया होरी काका, चबेनम को भी पैसा नहीं छोड़ा, हत्यारा है। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया नहीं आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पे कहते हो कि एक पैसा नहीं छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो, गोमांस के बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसी की ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गा रहा है तो एक दिन ताड़ी तो पी ही सकता हूँ, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा, झूम रहा हूँ जिससे लोग समझें खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका बेबाकी हो गई, 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है कि नहीं। फोर्टी थर्ड चैप्टर में यहाँ खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो बेबसी है सूदखोरों की, महाजनों की और गांव के ठेकेदारों की, अब प्रेमचंद जी उसका एक सिरा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और होरी, शोभा, इनकी व्यथा आपने देखी ली कि ऊख बनाने में, उस खेत में उगाने में पूरी मेहनत मशक्कत लगी होरी और शोभा की, और सब कुछ तय हो गया, कितने मंसूबे बांधे गए, कितनी रणनीतियां बनाई गई। लेकिन जिस दिन हिसाब होना था, दोनों का हिसाब गड़बड़ा गया और दोनों को एक पाई भी नहीं मिली, और सब कुछ महाजनों और सूदखोरों के हाथ में और अंटी में चला गया। अभी ये लंबा चलने वाला है, इसलिए 43वां अध्याय में आज यहाँ खत्म कर रही हूँ। 44वें अध्याय के लिए बहुत जल्दी हाजिर होती हूँ अगले सप्ताह। बने रहिए रचना ध्वंशी के साथ और मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।